रिक्वायर्ड अंडर द डायरेक्ट एंड स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। स्टैटिक लोड का सीधा सा मतलब है कि आपने पर्टिकुलर लोड उस पर अप्लाई कर दिया और वो लोड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, मतलब जिस भी कंडीशन में है वो एज इट इज है, ठीक है। और डायनामिक लोड का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने क्या कर दिया, लोड को या तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप उसको बोल सकते हो कि वो उसका डायनामिक लोड होगा, ठीक है। ओनली इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट विल बी यूजफुल टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, ठीक है, कितना ज्यादा उसको वो इंडेंटेशन को रजिस्ट कर रहा है, सीधी बात करें तो उसको ही हम उसका क्या बोल रहे हैं, हार्डनेस बोल रहे हैं। दिस टेस्ट इज इंडेंटेशन फॉर स्मॉलर स्पेसिमेन ऑफ हार्डर मटेरियल। इन दिस टेस्ट इंडेंटर इज फोर्स इनटू द सरफेस ऑफ द टेस्ट पीस। ऑब्वियस है कि हम क्या यूज करेंगे, एक इंडेंटर यूज करेंगे जो कि उसके सरफेस पर जाकर क्या होगा, जाकर उसको सीधा स्ट्राइक करेगा, या फिर स्ट्राइक करने के बजाय आप ऐसा बोल सकते हैं या तो वो स्क्रैच करेगा, ठीक है, या रफ करेगा ऐसा बोल सकते हैं, या उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो indentator is forced into the surface of the test piece in the two operation, measuring the permanent increase in the depth। तो अब यहाँ से हमको जो भी पेनिट्रेशन हुआ है उससे हम उसका क्या मेजर कर लेंगे, जो भी उसमें डेप्थ बना है जिस पेनिट्रेशन की वजह से या इंडेंटेशन की वजह से वो निकाल लेंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द जो भी हम डेप्थ निकालेंगे और जो भी हमने लोड अप्लाई किया उस लोड और डेप्थ के रेस्पेक्ट में हम उसका क्या डिफाइन कर देंगे कि भाई हाँ ये इसका पर्टिकुलर मटेरियल का, ये इस पर्टिकुलर मटेरियल का इतना हार्डनेस होगा। अब वो कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं, ठीक है। अब जो इंडेंटर है, इंडेंटर इज यूज्ड हैविंग अ कोन एंगल ऑफ 120 डिग्री। किसमें, कौन से, इसमें मैं यूज बात कर रहा हूँ इसकी, ये मैं बात कर रहा हूँ रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो भी आपका इंडेंटर है वो कैसा होता है, कोन हैविंग एंगल ऑफ 120 डिग्री मेड ऑफ अ ब्लैक डायमंड। आर यू गेटिंग दिस? तो इस चीज को नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। छोटे छोटे यदि क्वेश्चन कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरह का उसका इंडेंटर होता है और कैसे हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ रॉकवेट हार्डनेस टेस्ट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लोड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। किस तरह का मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम लोड भी डिसाइड करते हैं। आगे देखते हैं कैसे लोड को डिसाइड करते हैं। थ्रू द स्टैंडर्ड इंडेंटर फॉर अ स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऑब्वियस है कि भाई जैसे मान लो मुझे एल्यूमिनियम के लिए निकालना है तो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड लोड होगा और उसके लिए अलग स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होगा, ठीक है। द हार्डनेस नंबर इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। अब वो सीधा सीधा किससे हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। द रॉकवेल हार्डनेस नंबर इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ इंप्रेशन। कितना उसका डेप्थ ऑफ इंप्रेशन बना उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या निकाल सकते हैं, रॉकवेल हार्डनेस नंबर या रॉकवेल हार्डनेस निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो ईपी, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स की मैं बात करूंगा जो कि यहाँ पर आगे एक फॉर्मूला आएगा उससे अब मैं आपको हेल्प करेगा। ईपी स्टैंड फॉर द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ड्यू टू द माइनर लोड। अब यहाँ पर एक होता है माइनर लोड और एक होता है मेजर लोड। तो माइनर लोड मतलब हम इनिशियल पेनिट्रेशन के लिए देते हैं, ठीक है, और मेजर लोड मतलब फाइनल पेनिट्रेशन के लिए देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि हमने अभी इससे पहले जो पढ़ा, हमने इससे पहले पढ़ा था सरफेस हार्डनेस की बात करी थी हमने कुछ। लेट्स से कि आपको उस सरफेस हार्डनेस वाले किसी पर्टिकुलर मटेरियल का आपको क्या करना है, हार्डनेस टेस्ट लगाना है, या फिर मान लो कोई मटेरियल है जो मटेरियल बहुत दिन से या तो रखा हुआ है या फिर हमारे पास कोई सैंपल अभी प्रिपेयर हुआ है, मे बी कुछ 2-3 दिन पहले ही प्रिपेयर हुआ, तो उसके बाद ऊपर यदि कोई कार्बन का फ्लैक्स जम गया है या कोई कोई लेयर उस पर आ गया है तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में जो माइनर लोड बता रहा है वो कितना, 7 न्यूटन। यदि आप इसको केजी में बोलेंगे तो आई थिंक, और फिर हम मेजर लोड अप्लाई करते हैं। मेजर लोड वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या बता रहा है, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ड्यू टू मेजर लोड, ठीक है। तो ईपी क्या है मेरा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसकी वजह से, माइनर लोड की वजह से। ई ए क्या है मेरा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किसकी वजह से, मेजर लोड की वजह से, ठीक है। एंड फाइनली ई इक्वल टू परमानेंट इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन अंडर माइनर लोड, under minor load of 98.07 Newton and even after removal of the major load,
ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है वो समझते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट इज जनरली यूज फॉर लार्ज सैंपल जियोमेट्रीज, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होना चाहिए या कोई सैंपल जो है वो सैंपल थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, तभी हम इसका यूज करेंगे। और ये जो है इट इज क्विक टेस्ट मेनली यूज फॉर मेटेलिक मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। एंड इट कैन आल्सो यूज फॉर एडवांस टेस्ट सच एज जॉमिनी एंड क्वेंच एपरेटस, जो हम अभी देखने वाले हैं हमारे हार्डनेबिलिटी टेस्ट में। तो उस हार्डनेबिलिटी जॉमिनी एंड क्वेंच एपरेटस, मतलब एंड क्वेंचिंग का मतलब मैं समझा चुका हूँ। तो हमारे लैब में जॉमिनी एंड क्वेंच एपरेटस भी रखा हुआ है, ठीक है। तो उस टेस्ट पर हम को पहले इस पर क्वेंचिंग का टेस्ट इस पर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट लगाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये समझने वाली बात है कि आपको पहले क्या लगाना है, पहले आपको लगाना है जॉमिनी एंड क्वेंच एपरेटस और उसके बाद आप क्या करेंगे, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इक्विपमेंट जो है कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड दिखा के, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह का हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, आपकी लैब में रखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लैब में है ही अवेलेबल, ठीक है। और ये आपका डायल फेज होता है जहां पर आपको उसका पूरा का पूरा जो भी रीडिंग्स हैं वो यहाँ पर आप नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ये आपका पेनिट्रेटर या इंडेंटर जिसकी हमने बात करी थी, ये आपका पेनिट्रेटर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये जो है आपका पेनिट्रेटर है। उसके बाद ये आपका स्पेसिमेन, जो जो भी स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन को यदि जहां पर भी आपको रखना है तो वो स्पेसिमेन के लिए ये आपका प्लेट टेबल हो गया, सीधी बात करें, ठीक है। तो इसको एनविल बोलते हैं। और ये आपका व्हील है जिसको ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं, मतलब ये इसको आप रोटेट करते हो इस तरह से, ठीक है। इसको पूरा सर्कुलर डायरेक्शन में आप रोटेट करते हो 360 डिग्री, ठीक है। और ये जो है आपका क्रैंक है जिसको हम माइनर लोड अप्लाई करने के बाद मेजर लोड जब अप्लाई करना होता है तो एकदम सडनली नीचे गिरा देते हैं, तो वो जो भी मेजर लोड है वो पूरा कंटिन्यूअसली मेजर लोड उस पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है आपकी। अब आगे हम बात करते हैं, 1 सेकेंड, किसके कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे आपके लिए वो हमने समझा है। ये आपका प्रोसीजर है कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोडिंग एंड अनलोडिंग करेंगे, ठीक है ना। अनलोडिंग एंड अनलोडिंग करेंगे, मतलब सीधी बात करें तो लोडिंग और अनलोडिंग की लीवर एट अ पोजीशन ए व्हिच इज अनलोडिंग पोजीशन, ठीक है। तो लीवर ए की यदि मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हो कि इधर इस वाले लीवर की बात कर रहा है, इस वाले लीवर की, ठीक है। तो जो क्रैंक वाला रिलीज वाला लोड है तो इसको हम सीधा 0 पे सेट करते हैं कि भाई हाँ अब इस पर कोई लोड अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। सिलेक्ट अ सुटेबल इंडेंटर एंड वेट अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब एक पर्टिकुलर इंडेंटर हम सिलेक्ट करते हैं और इंडेंटर सिलेक्ट करने के बाद उसका स्केल डिफाइन करते हैं, भाई हाँ ये इसका इंडेंटर होगा और ये इसका स्केल होगा, ठीक है। कि भाई जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल ब्रास के लिए या एल्यूमिनियम के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए जो इंडेंटर यूज होगा वो डायमंड इंडेंटर ना यूज करके हम दूसरा इंडेंटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वेट भी अकॉर्डिंग टू यदि हम बात करें तो वो भी क्या होगा, कम। प्लेस ऑफ द स्पेसिमेन ऑन टेस्टिंग टेबल या एनविल के ऊपर रखते हैं, ठीक है। एंड टर्न द हैंड व्हील, मतलब वही जो नीचे की तरफ व्हील बना हुआ था उस व्हील को हम क्या करते हैं, घुमाते जाते हैं। कब तक घुमाते जाते हैं, जब तक कि इंडेंटर और जो भी हमारा जॉब है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ जाता है, ठीक है। लॉन्गर पॉइंटर एट द डायल गेज मेक 2.5 रिवर रोटेशंस, ठीक है। तो इंडेंटर एंड जो भी उसका टर्निंग टिल द लॉन्गर पॉइंट द डायल जब लगभग 2.5 रोटेशन को कहा जाता है, then you stop at 0, continue turning slowly till the smaller pointer reach at the third, ठीक है। मतलब ये तीसरे स्पॉट पे जाके, मतलब 2.5 रिवॉल्यूशन तो हो गया, तो थर्ड रेड हॉट स्पॉट जो है, रेड स्पॉट बना होता है उस पे जाके रुक जाता है। दिस इज ऑटोमेटिक जीरो सेटिंग डायल गेज, ठीक है। तो जीरो सेट इसलिए करना है क्योंकि हाँ अब यहाँ के बाद जो रीडिंग्स आएगी वो आपके लिए क्या होगी, माइनर और मेजर लोड अब यहाँ से निकलेगा, ठीक है। टर्न द लीवर पोजीशन ए टू बी, मतलब अब लीवर पोजीशन को ए से बी पर हम मूव करते हैं। फ्रॉम अनलोडिंग टू द लोडिंग पोजीशन, अब हम माइनर लोड अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट द टोटल लोड विल एक्ट।
तो द लॉन्गर पॉइंटर ऑफ द डायल गेज रीच स्टडी पोजीशन, तो जो उसका बड़ा वाला जो डायल गेज का जो लॉन्गर पॉइंट होता है वो स्टडी पोजीशन में आ जाता है। एंड टेक बैक द लीवर टू अनलोडिंग पोजीशन, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। नाउ नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द लास्ट डायल इंडिकेटर बाय नोटिफाइंग द लार्जर पॉइंटर, ठीक है। तो डायल गेज के अंदर एक पॉइंटर बना होता है, उस पॉइंटर की रीडिंग जो भी आती है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। एंड टर्न बैक द हैंड व्हील, और वापस से हैंड व्हील को उल्टा घुमाएंगे और अपने जॉब को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप एक ही सैंपल पर लगभग 5 से 6 रीडिंग्स लेना चाहिए कायदे से, क्योंकि मे भी हो सकता है कि एक रीडिंग्स में आपका जो भी वैल्यूज आ रही है वो गड़बड़ आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने स्पेसिमेन भी बता दी कि हार्ड मेटल का स्पेसिमेन है यदि मेरे पास, तो मैं कौन सा इंडेंटर यूज करूंगा, डायमंड कोन यूज करूंगा, ठीक है। और उसके लिए जो स्केल यूज होता है वो दैट इज सी या ब्लैक ग्रेजुएशन वाला स्केल यूज होता है, और टोटल लोड लगता है लगभग 150 kg, ठीक है। यदि मेरे पास कोई सॉफ्ट मेटल है जैसे ब्रास या एल्यूमिनियम की मैंने बात की, तो उसके लिए मैं बॉल इंडेंटेटर यूज करता हूँ, और उसका जो डायमीटर है इट इज अराउंड 1/16 इंच, ठीक है, या 10 mm डायमीटर का होता है, ठीक है। और स्केल जो यूज करते हैं वो बी या रेड ग्रेजुएशन का यूज करते हैं, और टोटल लोड लगता है 100 kg का, ठीक है। इसी तरह से आप इसने यहाँ पर पूरा एक टेबल या दे दिया है कि भाई हार्डन स्टील होगा तो आप ये यूज करेंगे, माइल्ड स्टील के लिए ये यूज करेंगे, ब्रास के लिए ये, कॉपर के लिए ये, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आता है। और यहाँ पर ये जो रीडिंग्स आएगी, मतलब एक ही सैंपल पर आपने 3 रीडिंग ली है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों रीडिंग का फिर हम यहाँ क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि इन फ्यूचर आपको किसी को मतलब मे बी इस पर कोई टेस्ट परफॉर्म करना हो या प्रोजेक्ट करना हो, भाई मान लो कोई आप कोई कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में आपको हार्डनेस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह से उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं कि भाई क्लीन होना चाहिए जो भी सरफेस जिस पर भी आपको टेस्ट करना है, और रीडिंग्स जो है वो केयरफुली लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका जो भी हार्डनेस नंबर आएगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हार्डन स्टील के लिए इतना आया, माइल्ड स्टील के लिए इतना आया, ब्रास के लिए इतना आया, कॉपर के लिए इतना आया, और एल्यूमिनियम के लिए इतना है, ठीक है। इसी तरह से हम ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट भी लगा सकते हैं। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू यदि हम बोलें तो रॉकवेल से बेटर होता है। अब क्यों बेटर होता है उसको थोड़ी देर में समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं ब्रिनल, हाँ ठीक है ठीक है। उसमें देखो एक चीज ये याद रखिएगा कि इंडेंटर कौन सा यूज किया था उसमें, डायमंड कोन, ठीक है। अब यहाँ पर हम यदि बात करेंगे तो बॉल इंडेंटर यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं एक मिनट। तो यहाँ पर ब्रिनल हार्डनेस नंबर निकालना है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन चाहिए आपको, और ब्रिनल माइक्रोस्कोप चाहिए। बॉल इंडेंटर ऑफ डायमीटर इतने 2.5 mm का या 5 mm का होता है, ठीक है। स्पेसिमेन तो वही है अपने जो पुराने थे। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो टेस्ट तो वही का वही परफॉर्म होगा उसी तरह से, बस थोड़े से जो चेंज आते हैं वो इंडेंटर का चेंज आता है, ठीक है। और जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट इज यूजुअली डिटरमाइन द हार्डनेस नंबर हार्ड मॉडरेटली हार्ड और सॉफ्ट मेटल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो कौन सा रॉकवेल की यदि मैं बात करूं तो वो हार्डेस्ट मटेरियल के लिए या हार्ड मटेरियल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मे बी जनरली हम ब्रिनल हार्डनेस की बात करें तो ये मॉडरेटली हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। यदि वेरी हार्ड मटेरियल है तो ब्रिटल को हम ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट को हम उसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने इसमें क्या डिस्कस की, यदि बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है तो उसकी इसमें हम ब्रिनल हार्डनेस नंबर का या ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ब्रिनल हार्डनेस नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ कैलकुलेटिंग लोड एंड स्फेरिकल एरिया ऑफ द इंडेंटेशन, ठीक है, या इंप्रेशन जो भी उसका बनता है उससे हम निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है, अभी देख रहे हैं 2 मिनट में। By the corresponding indenter, in a Brinell hardness number, a steel ball जिसका डायमीटर हम d मान के चल रहे हैं, जो लोड लग रहा है उस लोड को हम बोल रहे हैं F लोड लग रहा है, और फिर हम मीन डायमीटर d ऑफ द इंडेंटर, ये स्मॉल d किसका है, जो इंडेंट करने के बाद मतलब पेंट्रेट करने के बाद जो डायमीटर बना है किसमें, सैंपल में, वो डायमीटर है। और ये कैपिटल D डायमीटर किसका है, जो स्टील बॉल का डायमीटर मतलब जो 2.5 mm या 5 mm जो डायमीटर मैंने बोला ना, ये वाला डायमीटर, ठीक है।
और स्मॉल डी कौन सा डायामीटर है, जो इंडेंट करने के बाद सैंपल में बना है वो डायामीटर, ठीक है। Indentation is measured after the removal of the load P and Brenner hardness number is obtained by dividing the load 4P, ठीक है। मतलब P लोड अपना हो गया और वो किस में आ गया अपना ये आ गया अपना मीन डायामीटर, ठीक है। तो अब ये लोड अपॉन एरिया करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, Brenner hardness नंबर मिल जाएगा। बाय द कर्व सरफेस एरिया इंडेंटेशन व्हिच इज एक्चुअली सेगमेंटेड टू अ स्फीयर, मतलब अब ऐसा सेगमेंटेड ऑफ स्फीयर हमको दिखाई देता है। द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द इंडेंटर इज सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन टेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते थे इसमें टेंसाइल टेस्ट में, ठीक है, उसी तरह का कुछ एम्पिरिकल रिलेशन हमको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो यदि मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूं तो यदि आपके पास BHN है तो आप उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसने एग्जांपल लिया है किसके लिए, स्टील के लिए, कि स्टील का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लो आपको निकालना है, लेट्स से कि आपको उसका ब्रेनल हार्डनेस नंबर मालूम है, तो ब्रेनल हार्डनेस नंबर मालूम है यदि तो उसमें 3.45 ये फैक्टर होते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये 3.45 से यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट इज यूजुअली is used for material with coarse and inhomogeneous grain structure, ठीक है। जैसे कैसा कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इनहोमोजेनियस स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज सैंपल्स, इट इज सुटेबल फॉर forging and casting where structural elements are used, ठीक है। तो उसी तरह का होता है। अच्छा ये इसके इक्विपमेंट के डिस्क्रिप्शन है, तो लगभग होता वही उसी तरह का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये मेरा की पैनल है ये वाला, इसका अपर हेड है, ये इंडेंटर है, ये इसका ये इसका टेस्ट स्टेज मतलब वही आपका प्लेट हो गया या एनविल हो गया जिसके ऊपर आपने सैंपल रखा था, ये आपका रोटरी व्हील है ये वाला, ठीक है। इसी तरह से पावर केबल होती है और जैसे कि जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसके ये जो की पैनल्स हैं उन की पैनल्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका फ्रंट, ये वाला इसका फ्रंट व्यू है और इसका साइड व्यू है, ठीक है। ये टेस्टिंग मशीन है। प्रोसीजर उसी तरह का होता है कि भाई लोडिंग एंड अनलोडिंग उसको पोजीशन ए पर लेकर आएंगे, ठीक है, विच इज अनलोडिंग पोजीशन। आप सुटेबल इंडेंटर और वेट सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको स्पेसिमेन को एनविल पे रखोगे, एनविल पे रखने के बाद जो हैंड व्हील है टू रेज द जॉब उसको घुमाते जाओगे, कब तक घुमाते जाओगे, जब तक कि वो उसके एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आता, ठीक है। डायल गेज मेक्स 2.5 रोटेशन, मतलब लगभग 2.5 रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, कौन, डायल गेज। और उसके बाद उसको स्टॉप करके जीरो पोजीशन पे लेके आते हैं। स्टॉप एट जीरो, कंटिन्यू स्लोइंग till the smaller point reaches at the red spot at third, ठीक है। This is automatically जीरो सेटिंग डायल गेज होते हैं। फिर लेवर पोजीशन को A से B पे सेट किया जाता है। अब क्या है भाई साहब, रितेश साहू ना लेट नहीं आना भैया। Remove the job sorry and note down the diameter of indent, वही प्रोसीजर वही है इसी तरह से। use appropriate formula to calculate the BHN, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला एक है ये रहा, ठीक है। तो ये ब्रेनल हार्डनेस नंबर का फार्मूला ये वाला, ठीक है। तो 2p अपॉन पाई डी, d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप BHN कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही आपको टेबल दे दिया कि भाई यदि 2.5 डायमीटर का है तो किसके लिए यूज कर सकते हो, लोड कितना लगेगा 187.5, और उसके लिए जो कौन कौन से मटेरियल सुटेबल है 2.5 mm इंडेंटर के लिए। तो नॉन फेरस सॉफ्ट मेटल यदि यूज कर रहे हो आप तो उस केस में 2.5 mm डायमीटर का बाल इंडेंटर यूज करें। सॉफ्ट आयरन के केस में, स्टील कास्टिंग के केस में, कास्ट आयरन के केस में या मेलेबल आयरन है तो उस केस में आप बॉल इंडेंटर का यूज करेंगे। और यदि हम बात करें कि 5 mm डायमीटर का बाल इंडेंटर है तो उसके लिए लोड कितना हो गया 250। तो लाइट अलॉयज कास्टिंग हो गया, फोर्जिंग अलॉयज हो गया, ये डाई कास्टिंग अलॉयज हो गया, उसके लिए आप 250 kg का या 2.5 mm डायमीटर का इंडेंटर यूज करेंगे और लोड जो है वो 250 kg होता है। इस तरह से आप इसका माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम इन सब के लिए टोटल लोड
ये हो जाएगा आपका इंडेंटर का डायमीटर, इधर आ जाएगा सेकंड वाली रो में आपका डायमीटर जो भी आप यूज कर रहे हो। फिर ये आ जाएगा आपका डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन, और ये आ जाएगा एवरेज डायमीटर। फिर यहाँ से आप बीएचएन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो कैपिटल डी आप बता ही दिया मैंने कि डायमीटर किसका है, बॉल इंडेंटर का है। स्मॉल डी किसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन। पी आपका लोड होगा जो कि आप केजीएफ में लोड करते हैं, ठीक है। और जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, क्योंकि इसको हम जो भी इसका डायमीटर है बहुत ही स्मॉल आता है, तो उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट, ब्रेनेल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, तो उसका माइक्रोस्कोप का जो स्पेसिमेन है वो 0.01 होता है, ठीक है। उसके बाद इसके प्रिकॉशंस वही, ठीक है। रिजल्ट्स आपको पता चल जाएंगे, कैलकुलेशंस। हाँ, यहाँ पर भी हम जैसे वहां पर हमने निकाला था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से पहले वाले केस में, उसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो ये होता है K इंटू BHN और माइल्ड स्टील। तो K के एरिया में माइल्ड स्टील के लिए बात करूँ तो 3.4 से लेकर 3.9 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम वीकर हार्डनेस टेस्ट भी लगा सकते हैं। वीकर हार्डनेस टेस्ट यदि हम दोनों टेस्ट से कंपेयर करें तो ये सबसे बेटर होता है, क्योंकि इसका में जो हम यूज करते हैं वो डायमंड कोन इंडेंटर यूज करते हैं। डायमंड कोन इंडेंटर यूज करते हैं, और डायमंड कोन इंडेंटर और वीकर टेस्टिंग मशीन तो एज इट इज, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, डायमंड कोन इंडेंटर, ठीक है। और ये बहुत हार्ड मटेरियल्स के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन वेरी हार्ड मटेरियल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी टेस्टेड बाय द वीकर टेस्ट इफ मॉडरेटली हार्ड मटेरियल लाइक ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको भी हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा हो गया कि वेरी हार्ड के लिए भी और सॉफ्ट मेटल के लिए भी यूज हो गया, ठीक है। The indenter makes a deep impression. Hence, a proper indentation can be made by the specimen. Correct value of hardness cannot be obtained by the VH test. ठीक है, तो देखो समझ लो इस बात को कि यदि हमने प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म नहीं किया तो जो भी उसका डायमंड इंडेंटेटर है या कौन से का इंडेंटर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर जो हमको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमको सही नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए जो भी उसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को हमको पूरी तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब सही प्रोसीजर ही फॉलो करना है, ठीक है। VHN लोड स्लोपिंग या पिरामिडल एरिया ऑफ द इंडेंटेशन, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि पिरामिड्स देखे होंगे आपने किसमें किसमें देखे हैं आप लोगों ने, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसी तरह का इसका शेप होता है, ठीक है। तो उसके स्क्वायर पिरामिड के शेप से हम उसका डायगोनल कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम इसका VHN नंबर या VHN निकालते हैं, ठीक है। तो VHN स्टैंड फॉर वीकर हार्डनेस नंबर। दिस टेस्ट इज सिमिलर टू द ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट रिलेशनशिप एंड एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द एरर्स, ठीक है। तो जो भी उस टेस्ट में जो एरर्स आ रही थी वो इस टेस्ट में हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और यदि हम बात करें तो इसको स्मॉल स्पेसिमेन या स्मॉल थिकनेस वाली मटेरियल्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी सुटेबल फॉर टेस्टिंग पॉलिश्ड एंड हार्डन मटेरियल, ठीक है ना। मतलब जैसे पॉलिश्ड मटेरियल होता है या पॉलिश सरफेसेस का यदि आपको टेस्ट लगाना है तो आप इस टेस्ट की हेल्प से लगा सकते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट इज रैपिड एंड एक्यूरेट, क्लियर है। तो यदि मैं तीनों टेस्ट की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। The required load to calculation is calculated by P d by d square, ठीक है। Ratio of the applied specimen of the standard time 8 से 10 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। BHN is calculated in the ratio of load to the spherical area of the indentation, ठीक है। BHN ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम P by d स्क्वायर से निकालते हैं, ठीक है। The diameter of the indentation measured by the focusing screen of the machine. सुटेबल एप्लीकेशंस वही है अपने लिए कि भाई हम हार्डन टेस्टिंग और सॉलिड मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसका, क्योंकि सॉफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, हार्ड के लिए भी यूज करते हैं, सब ग्रुप ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स, ठीक है। ये इस तरह का मशीन आपको मिलता है, ये दिखाई देता है वीकर हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का, ठीक है। ये इसके पूरा वर्किंग पैनल है, इधर की तरफ जो नीचे की तरफ आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। ये इसका वर्किंग पैनल है, बाकी सब तो आप देख ही चुके हो कि इसका क्या है, मैनुअल और ऑटो। यहाँ पे दो तरह के टरेट्स होते हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक के लिए हर
आपको बार बार जो ये इंडेंटर है वो इंडेंटर आपको बार बार इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 आपको दिख रहे होंगे जॉब एक साथ, ठीक है, तो तीनों आप एक साथ लगा सकते हैं। ये आपका हो गया इनकोडर और ये आपका आईपीस हो गया। इस आईपीस से आप देख सकते हो कि जो आपका इंडेंटेटर बना है वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है, और उसका रीडिंग भी आप डायरेक्टली यहाँ पर डिजिटल एलईडी स्क्रीन पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। वही आपका 232 पोर्ट वाला है, तो मतलब आप इसे समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल वाला है, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर तो वही है कि क्लीन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, हार्डनेस इंडेंटर इन द हार्डनेस टेस्टर एंड स्विच ऑफ द पावर सप्लाई एंड स्विच ऑन द पावर सप्लाई, सॉरी, एंड प्लेस द स्पेसिमेन इन क्लीन सरफेस, एनविल के ऊपर रखते हैं। एनविल के ऊपर रखने के बाद जब हमको उसका वर्किंग पीस का जो सरफेस है वो क्लीन विजिबिलिटी होता है, तो वो हम रोटेटिंग व्हील से हमारा टेबल ऊपर की तरफ या डाउन नीचे की तरफ मूव करते हैं। एंड सिलेक्ट द लोड स्पेसिमेन, अब वो लोड जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर उसी तरह का है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बीएचएन के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि दैट इज 1.854 P डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये P क्या है, आपका लोड हो गया, L क्या हो गया, एवरेज लेंथ ऑफ द डायगोनल। जैसे मैंने बताया कि जैसे स्क्वायर शेप का यदि आपका पिरामिड है, तो स्क्वायर को यदि आप क्या करोगे, इंडेंट करोगे किसी के ऊपर, तो इंडेंट करने पर क्या बनेगा, एक स्क्वायर शेप का आपको ज्योमेट्री मिलेगा। तो उसकी ज्योमेट्री में से जो हम L निकाल रहे हैं वो L क्या है, आपका लेंथ ऑफ डायगोनल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है उसका लिस्ट काउंट इतना है, फर्स्ट स्केल इतना, सेकंड स्केल के लिए इतना, थर्ड स्केल के लिए इतना, ठीक है। सबके लिए अलग अलग स्केल्स यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ स्केल्स क्या होती है। तो मैं इसको फिनिश कर दूं, फिर मैं एक और पीपीटी आपसे शेयर करता हूँ, तो उसमें आप क्लियरली लिखा हुआ है, तो वो अपने लिए थोड़ा सा और आसान बना देगा इसको। अच्छा, आप सभी लोगों को ये मतलब मैंने जो असाइनमेंट दी है वो आपको पता है बेटा, सब लोगों को? यस सर। ठीक है ना, तो सबको मतलब करना ही हो, ठीक है ना। तो ये भी मैं दोनों ही शेयर कर दूंगा आपसे, तो आपको जो सही लग रहा हो उस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अपन ने 3 टेस्ट तो परफॉर्म कर लिया, रॉकवेल कर लिया, ब्रेनल कर लिया, विकर कर लिया। अब मैं माइक्रो हार्डनेस टेस्ट की भी बात करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो मुझे बताना था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हो यदि आपके पास डिजिटल वाला होता है तो, ठीक है ना। अच्छा, ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में एचआर है, दैट इज ई माइनस कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई। अब एक कैपिटल ई क्या है, कांस्टेंट लोड, सॉरी कांस्टेंट डिपेंडिंग फॉर्म इंडेंटर, जो 100 यूनिट्स ऑफ डायमंड इंडेंटर के लिए होता है, 130 यूनिट किसके लिए होता है, स्टील वाले इंडेंटर के लिए, ठीक है। तो ये आपका यदि आपने डायमंड वाला इंडेंटर यूज किया है तो उसके लिए 100 रखो, और 130 यूज करोगे स्टील बॉल के लिए, ठीक है। एचआर क्या है, आपका हार्डनेस रॉकवेल नंबर है, डी आपका डायमीटर हो जाएगा स्टील बॉल यदि यूज करिए, ठीक है। ई हो जाएगा टोटल लोड, तो बताइए आपको F1 हो जाएगा, F0 हो जाएगा। इसी तरह से देखो, ये आप माइनर लोड पहले अप्लाई करते हो, जिसको मैंने ए बोला था अभी इससे पहले, ठीक है। और फिर हम माइनर लोड प्लस मेजर लोड, दोनों लोड को हम बोलते हैं टोटल लोड, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया बी। फिर बी लोड अप्लाई करने के बाद हमको जो इंडेंटेशन, देखो ये ई दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो ये ई जो है दैट ई इज कि कितना इंडेंट हुआ है, क्लियर है। ये आपका जीरो रेफरेंस लाइन था, जीरो रेफरेंस लाइन कब बना, जब माइनर लोड अप्लाई कर दिया तब, ठीक है। उसके बाद ये टोटल लोड आ गया, तो ये आपका माइनर लोड F0 जिसको हम सी बोल रहे हैं, और ये आपका मेजर प्लस माइनर दोनों को मिला के हम टोटल लोड बोल रहे हैं, जिसको हम स्केल पी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज आपको और क्लियर कर देगी। देखो जैसे डायमंड कोन इंडेंटर आपने यूज किया, तो माइनर लोड कितना लगेगा 10 kg, ठीक है। देखो माइनर लोड सबके लिए लगभग 10 kg है, लेकिन मेजर लोड चेंज हो रहा है। देखो मेजर लोड यदि डायमंड कोन इंडेंटर यूज करोगे तो कितना होगा 50, स्टील बॉल यूज करोगे तो 90, डायमंड कोन यूज करोगे तो अगेन 140, ठीक है। टोटल लोड ये हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा ई का, ठीक है, कैपिटल ई आपने इधर लिखा होगा, कैपिटल ई क्या था अपना, कि जो कांस्टेंट लोड यदि किस तरह का मैं डायमंड इंडेंटर यूज कर रहा हूँ, तो यदि डायमंड इंडेंटर यूज करो तो 100, 130 कब होगा स्टील वाल केस में, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो अब देखो
HRA किसके लिए एप्लीकेबल है? सीमेंटेड कार्बाइड, थीन शीट के लिए, इनके लिए। HRB किसके लिए है? कॉपर अलॉयज के लिए, सॉफ्ट स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। HRC किसके लिए है? इनके लिए। समझ गए? तो इस तरह से ये जब भी आपको लिखेगा, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि किसके लिए हम यूज करेंगे और किसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में भी, जिसे हमने समझ ही लिया, तो ये आपका इस तरह का सर्कुलर स्पेसिमेन होता है किसमें? ब्रिनल हार्डनेस में। और ये लोड, ये फार्मूला तो हमने देख ही लिया। अच्छा, एक चीज नोट करिएगा यहाँ पे कि जो 10 mm डायमीटर का इंडेंटर स्टील बाल था, उसको हमने लोड लगभग 300 केजी की 3000 केजी फॉर सॉफ्टर कार्बाइड यदि बात कर रहा है, हार्डन स्टील और कार्बाइड जो है 300 की 3000 केजी, फॉर सॉफ्टर मटेरियल यदि है तो 1500 केजी या 500 केजी टू अवॉइड द एक्सेसिव इंडेंटेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए कि यहाँ पर हम लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए ही लोड अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब लोड अप्लाई करके आपने छोड़ ही दिया उसको। फॉर लीज 30 सेकंड इन केस ऑफ अदर मटेरियल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोटेशन आता है, वो नोटेशन भी मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपने डायमीटर ऑफ द एवरेज 2 रीडिंग्स, 2 रीडिंग ना लेके आप 3 या 4 रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो अपन ने पिछले वाले केस में देखा था टेबल 3 रीडिंग थी उसमें। And the use of the Brinell hardness number table can simplify the determination of the Brinell hardness A. Well, a well structured Brinell hardness number reveals the test condition. Look like this. देखो, यदि आपको इस तरह का लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है? 75 HB 10 5/500/30। मान लो आपसे कभी आप इंटरव्यू देते हो किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री का या मैकेनिकल कंपनी का, तो आपसे सीधा मतलब हार्डनेस टेस्ट तो मे बी, क्योंकि मटेरियल पर ही सारी कंपनीज या इंडस्ट्री काम करती हैं, तो आपसे मे बी एक मटेरियल का क्वेश्चन तो आपसे कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो 75 का मतलब क्या है? तो 75 मतलब क्या कि जो आपका ब्रिनल हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द 10 mm डायमीटर, मतलब ये 75 मेरा हार्डनेस ब्रिनल हार्डनेस नंबर हो गया। कब मिला? जब मैंने 10 mm डायमीटर का इंडेंटर यूज करा, वो भी हार्ड एंड स्टील बॉल का। 500 क्या है? 500 kgf किलोग्राम लोड है अप्लाइड फॉर कितनी देर के लिए? 30 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये 30 रेफर्स फॉर 30 सेकंड। 500 क्या बता रहा है आपको? लोड बता रहा है, इतने केजी का लोड है। 10 क्या है? 10 है आपका डायमीटर ऑफ इंडेंटेटर, ठीक है। और 75 क्या आया जो आपको रीडिंग मिली किस पे? उस डायल गेज पे, ठीक है, वो आ जाएगा। ऑन टेस्ट एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल टंगस्टन कार्बाइड स्टील बॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यदि आप बात करोगे तो स्पेसिमेन ऐसा कुछ, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा हो। देखो, ये जो है ना, ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड को इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया है और ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है 136 डिग्री बिटवीन अपोजिट फेसेस ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये इस तरह का इसका एक टॉप व्यू दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपने सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये D1 और D2 डायमीटर होता है और इसका एवरेज लेते हैं। तो जो L वहां पर L स्क्वायर देखा था, तो L स्क्वायर यहाँ पर, ये जो D है वो D क्या है आपका? एरिथमेटिक मीन ऑफ द D1 एंड D2। तो यहाँ पर हम पहले डायमीटर D1 निकालते हैं, फिर D2 निकालते हैं, दोनों का मीन निकाल लेते हैं, मतलब वही एवरेज सीधी बात करें तो यहाँ से आपको वीकर हार्डनेस नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से आप उसको मतलब शो करते हैं कि भाई ये 800 HB/30, तो 800 उसका वीकर हार्डनेस नंबर हो गया। 10 क्या हो गया उसका? kgf किलोग्राम फोर्स हो गया। मे बी यदि हम यहाँ पर टाइम भी लिखना चाहते हैं तो 10 20 30 इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द माइक्रो हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। एक मिनट बता दें। हाँ, तो माइक्रो हार्डनेस टेस्ट की यदि मैं बात करूं तो जैसे आप लोग मान लो कि किसी माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का यूज कब करोगे, पहले तो ये समझ लो। माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का यूज आप तब करोगे जब आपको किसी ऐसे स्पेसिमेन का यूज करना है। लेट्स से कि आप कोई सिम कार्ड के कंपनी में काम कर रहे हैं, सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मे बी यदि हम सिम कार्ड की बात करें तो आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी या हार्डनेस क्यों चेक करना पड़ेगी? क्योंकि आप उसको मान लो कि 4 से 5 बार यदि आप उस स्लॉट में लगाते हो, निकालते हो, लगाते हो, निकालते हो, या फिर मे बी आपको लगाते टाइम ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, मतलब या इलोंगेट हो गया या उसकी हार्डनेस बराबर नहीं है, तो मे बी वो ब्रेक हो सकता है। तो इन दैट केस हम इस तरह के यदि मिनिचराइजेशन वाले मटेरियल्स में बात करते हैं, मतलब
जो नैनो या माइक्रो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर आप डील करते हो, तब आपको माइक्रो हार्डनेस टेस्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये लगाते किसकी हेल्प से, या तो हम वीकर डायमंड पिरामिड की हेल्प से लगाते हैं, या फिर नूप इलोंगेटेड डायमंड पिरामिड या नूप माइक्रो हार्डनेस टेस्ट की हेल्प से लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि माइक्रो हार्डनेस टेस्ट लगाना हो तो आप किसका यूज करेंगे, नूप माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग, KNOOP, ठीक है, के साइलेंट है। अब ये सिमिलर है वीकर हार्डनेस जैसे लगाते हैं उसी तरह का टेस्ट लगाते हैं, माइक्रो स्केल होता है इसमें भी जैसे होता है, लेकिन इसमें एक चीज नोट करने की कि इसमें जो लोड है, लोड इज नॉट एक्सीडिंग टू 1 kg, क्योंकि 1 kg से यदि ज्यादा लोड आपने अप्लाई कर दिया तो मतलब काम का ही नहीं रहेगा, मतलब आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो सरफेस बीइंग टेस्टेड रिक्वायर्ड मेटलोग्राफिक फिनिश, मतलब वही है कि मेटलोग्राफिक फिनिश होना चाहिए, सरफेस फिनिश उसका अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज जो भी हम निकालना चाह रहे हो सही हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन अराउंड जो भी माइक्रोस्कोप यूज करोगे वो लगभग 500 से मैग्निफिकेशन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, या उससे के लगभग होना चाहिए। इसमें भी स्पेसिमेन जैसा वीकर में है उसी तरह का स्पेसिमेन यूज किया जाता है, लेकिन इसमें जो एंगल है वो एंगल दोनों प्लेन्स के बीच का 130 डिग्री है, ठीक है, सॉरी 172.30 डिग्री है। अच्छा इधर का ये वाले फेसेस के बीच का अलग होता है, इसके उसके बीच का अलग होता है, ठीक है। हाँ, KHN उसी तरह से नूप हार्डनेस नंबर जिसको मैंने बोला, नूप हार्डनेस टेस्ट इज आल्सो, मतलब जैसे हमने वीकर निकाला था उसी तरह का निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो लोड अप्लाइड टू द इंडेंटेटर P और अनकवर्ड प्रोजेक्टेड एरिया A, तो F/A से निकाल देते हैं तो P/CL²। क्लियर है। द नूप इंडेंटेटर इज डायमंड ग्राउंड पिरामिड form produce a diamond shaped indentator having approximate ratio of long and short diagonal similar to 1 का यूज किया जाता है, ठीक है। डेप्थ क्या होता है 1/30 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, इतना लगभग होता है लेंथ का 1/30 पार्ट। तो ये आपका वीकर पिरामिड वाला है तो इसका तो कोई इतना यूज आता नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि भाई कितने टाइप के सारे हार्डनेसेस होते हैं और कितनी तरह के परफॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों PDF को शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। आपको जिसमें से बेटर लग रहा हो उसमें से आप रेफर करिएगा, ठीक है। और चलिए, तो आदित्य राज सिंह सोलंकी, आदित्य राज सिंह सोलंकी सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, आपने अटेंडेंस मार्क कर दी, मेरे को लगा आपने अटेंडेंस मार्क करके निकल लिया आप। नो सर, अभी कहाँ करी है? अच्छा, ये लिखा हुआ बेटा आपका 0808 ME 18 अरे सर वो 10 फोन 0। कट गया था, तो यस सर कर दी थी, फोन कट गया था, फिर वापस ज्वाइन कर ली थी। चलो ठीक है बेटा, अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दीजिए फटाफट, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक जी है ना। और ये मैं दोनों PDF शेयर कर दूंगा, और फिर भी किसी को यदि डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, या और अपन एक बार और डिस्कस कर लेंगे यदि प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है ना। चलिए, और क्या नाम था उनका यार, डिप्लोमा वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका बेटा? सर मोहित कुमार। हाँ मोहित कुमार सर, मोहित कुमार। मोहित कुमार, हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर। मोहित बेटा, मैं अभी आपका नाम ऐड नहीं हुआ है तो मैं ऐड करवा दूंगा आजकल में, ठीक है। हाँ ठीक है तो सर। आपके अटेंडेंस भी लिख आएगी, तो आप आपका अभी नाम लिख देना, ठीक है, अटेंडेंस चैट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है।